हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके पूरक पुस्तक भारत की खोज से अहमदनगर का किला नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 में 1889 में हुआ था और जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे, लेकिन वो एक प्रसिद्ध राजनेता के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी थे। जब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, तब उन्होंने जेल में ही किताब लिखी थी। तो उनमें भारत की खोज अर्थात डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्चुअली में ये किताब इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन इसको फिर बाद में हिंदी में लिखा गया, उसका अनुवाद किया गया भारत की खोज से नामक टाइटल दे करके, जो कि उन्होंने 1944 में ये जो अहमदनगर का किला जो है, उन्होंने अहमदनगर के जेल में सन 1944 में उन्होंने लिखा और ये जो है प्रकाशित हुई उसके 2 साल के बाद अर्थात 1946 में वो प्रकाशित हुई। ठीक है, तो अहमदनगर का किला जो है वो महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है, जिले में एक शहर का नाम है अहमदनगर का किला। ये महाराष्ट्र के एक जिले में स्थित है, जो पुणे के पास में ही स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उनको स्वतंत्रता संग्राम में जब वो सक्रिय भूमिका निभाया करते थे, तब उन्हें भी कई बार उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। तब उन्होंने अहमदनगर के जेल में उन्होंने इस पाठ को या इस डायरी को लिखा था, जो कि हमारे सामने एक पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, अर्थात इसके पहले वो 8 बार और जेल की यात्रा कर चुके थे। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। दूज का चांद, भैया दूज का जो चांद होता है, जब वो गए थे, जिस दिन वो गए थे उस जेल में, उस समय दूज का चांद आकाश में झिलमिला रहा था। और इस प्रकार से शुक्ल पक्ष उनका जो है क्या हो गया था, शुरू हो गया था। और तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया, अर्थात वो अपने कारावास के कार्यकाल को वो चांद को देख करके ही पता लगाते थे कि चांद, जब चांद का नया चांद, वो न्यू मून को देखते थे तो वो क्या करते थे, उनको पता चल जाता था कि आज 1 महीना मेरा हो गया है। तो इस प्रकार से जो है चांद जो था, चंदा मामा जो थे, उनके बंदी जीवन का उनका स्थायी सहचर माने परमानेंट एक साथी उनका बन गया था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अंधेरे के बाद उजाला आता कि दुख के बाद सुख आता है। चांद को देख देख करके ही उनको प्रेरणा भी मिलती थी। देखिए बच्चों, आपके पुस्तक में अहमदनगर के किले का एक तस्वीर भी दिया गया है। ये 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। फिर से वो 44 में तो गए थे, फिर 53 में वो उन्होंने फिर से उस किले की यात्रा की थी। तो और वहाँ पर अहमदनगर के किले में उन्हें कहाँ रखा गया था, देखिए रूम नंबर 8 में वहाँ पर जो है उनको रखा गया था। 1942 से 1945 तक वो वहाँ पर थे। और रूम नंबर 8 में देखो, तो यहाँ पर एक पार्ट दिया गया, एक हिस्सा है अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया, अर्थात वो जो स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में उस दौरान उनको जो जेलों की यात्रा करनी पड़ती थी, वहाँ पर वो एक जो है
आम कैदियों की तरह जीवन यापन करते थे। जब जब वो जेलों की यात्रा किया करते थे, जब जब उनको कैदी बनाकर रखा जाता था, तो उनको आम कैदियों कैदियों की तरह ही उन्हें वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के काम दिए जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अहमदनगर के किले में भी, अर्थात अहमदनगर के किले को ही जेल बना दिया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर अपना कब्जा करके उसको जेल बना दिया था। वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों को वहाँ पर कैदी बना करके, बंदी बना करके रख दिया जाता था। तो वहाँ पर जो क्या हुआ था, वहाँ पर उनको बागवानी का, अर्थात गार्डनिंग का काम उन्हें सौंपा गया था। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। वो कई घंटे जो है धूप में, तेज़ धूप में वो फूलों के लिए क्यारियाँ बनाते थे, लाइंस बनाते थे, ठीक है ना, मिट्टी को उठा करके। लेकिन इतना आसान नहीं था वो उस धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाना। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, है ना। उसका क्यों पुराना मलबा था? क्योंकि वो एक किला था, है ना, वहाँ पे वो एक ऐतिहासिक स्थल था। वहाँ पे कई बार युद्ध हुआ था और इस प्रकार से वहाँ के जो है किले की दीवारें वगैरह धंस गई थी वहाँ पे। तो वो जगह जो है पथरीला हो गया था, तो कठिनाई होती थी वहाँ पर उनको जो है मिट्टी को ठीक करने में। फूल तो और हर मिट्टी में नहीं हो जाते ना, पथरीली मिट्टी में तो फूल नहीं उगते हैं। तो उनको वो पत्थर वत्थर को हटा करके, मिट्टी को नरम करके, तब उनको फूल की क्यारी बना करके उनको वो फूल उगाने पड़ते थे। तो इस प्रकार से पथरीली थी, पुराने मलबे वहाँ पे गिरे हुए थे और अवशेष माने पुराने वहाँ के जो है टुकड़े जो है किले के, वो सब गिरे हुए थे। तो उनको धसे हुए थे, दबे हुए थे। तो इस प्रकार से उनको साफ करके तब वो वहाँ पर पे वो काम किया करते थे। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों के दुर्भी संधियाँ देखी है। अर्थात वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक ऐतिहासिक स्थान था। तो इसलिए उन्होंने अतीत में, मतलब पास्ट टेंस में, उन्होंने क्या, भूतकाल में इसने कई युद्ध देखे वहाँ पे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर दुर्भी संधियाँ, मतलब संधि होते हुए भी उन्होंने इस जगह ने देखा है ना। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। वो जो किन की हत्या हुई थी? चांद बीबी ने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर के खिलाफ उसने तलवार उठाया था। जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाया था, उनसे लड़ी थी, उसी प्रकार चांद बीबी जो थी, उस अहमदनगर के किले की रक्षा करने के लिए उसने अकबर की सेना से युद्ध किया था। लेकिन अंत में उसके ही किसी आदमी ने, अर्थात चांद बीबी के ही दल के किसी आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इसको काम को जारी रखने के साधन थे। अर्थात वो जो खुदाई, गार्डनिंग किया करते थे, बागवानी किया करते थे, उसमें उनको खुदाई करनी पड़ती थी और खुदाई करते करते उनको क्या करते थे, ज़मीन के सतह में, हाँ, उनको बहुत नीचे तक दबे हुए उनको क्या कहते थे, पुराने प्राचीन दीवारों के कुछ हिस्से जो है उनको करते थे, प्राचीन दीवारों के कुछ टुकड़े उनको मिला करते थे। और महल के ऊपर के गुंबद जो है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, या इमारतों का ऊपरी हिस्सा जो है, वो सारे उनको मिला करते थे। लेकिन वो खुदाई करते करते बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको एक एरिया जो है, एक इलाका उनको निर्धारित कर दिया गया था।
तो और अधिकारी लोग जो है मतलब जेल के जो इतने भी ऑफिसर्स थे वो उनको इस बात की परमिशन भी नहीं दिया करते थे। और इसके साथ ही उनके पास कोई भी साधन भी नहीं था कि जिससे वो इसको खुदाई को कर सके। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। अब क्या है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब कुदाल को छोड़ दिया है, कुदाल का त्याग करके वो अब लिखने लगे हैं। लेकिन वो लिखते हुए वो क्या करे हैं कि मैं लिखते हुए ये नहीं कि मैं अपने आज़ादी को पाने की लालसा में छोड़ दूँ, मैं उसको पाने की हर कोशिश में कर सकता हूँ, न ही कर सकूँगा या करूँगा। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब पंडित जी ये कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ही विद्वतापूर्ण से मैं इतिहास के बारे में अच्छी तरह लिख सकता हूँ, और नहीं मैं क्या है कि एक पैगंबर की तरह मैं भविष्य के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो मेरी समस्या है, जो स्वतंत्रता को पाने की जो समस्या है या स्वतंत्रता को पाना है, इसके बारे में ही मैं लिख सकता हूँ। लेकिन फिर भी गेटे के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि इस तरह का इतिहास लेखन, ये जो आज लिखूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा, ये इतिहास बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अतीत का हमारे पास्ट टेंस का जितना भी भारी बोझ हम पर रहेगा, है ना, उसको एक सीमा तक राहत दिलाएगा कि चलो मैंने वर्तमान में लिख करके इसको जब अतीत बनाया तो कुछ हद तक मुझे राहत मिली। अब दूसरा पार्ट है अतीत का दबाव, मतलब पास्ट, हमारे भूतकाल का जो हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। ये तो सभ्यताएं जो हैं, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये बहुत पुरानी है ना। तो इन लोगों को क्या होता है कि इन लोगों का जो अतीत का जो दबाव होता है वो उनको बहुत ही दम घोटू होता है, उनको जो है ठीक तरह से जीने नहीं देता। आखिर मेरी विरासत क्या है? विरासत अर्थात उनका जो है प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। तो उनमें क्या बताया है कि ये क्या है कि किन बात का मैं उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब बातों का जिससे क्या है मानवता ने हजारों साल के दौरान हासिल कर लिया, उन बातों का क्या मैं उत्तराधिकारी हूँ? ये पंडित जी कहते हैं, है ना। उसकी विजय के उल्लास का, उसके पराजय, है, अगर हम विजयी होते हैं तो हम खुश होते हैं, तो क्या उन विजय को प्राप्त करने वाले जो खुशियां हैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, या जो जिनको उन पराजय का कितने बार ही पराजय का मुंह देखना पड़ा, उनके उस दुखद यंत्रणा का, उस यंत्रणा जो मन में होती है उस बात का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों की शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है ना। तो मैं वारिस हूँ उन्हीं सब चीज का, कि जिन साहसिक कार्यों की शुरुआत युगों पहले हुई है, मैं उन सब का क्या हूँ, मैं वारिस हूँ। क्योंकि साहस के बलबूते पे ही उन्होंने क्या है अपनी विजय हासिल की, इसलिए मुझको भी क्या करना है, साहस रखना है और अपने देश को आज़ाद करना है। और इसमें क्या है, पूरे मानव
जाति की साझेदारी है उसको जो है साझा करते हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घेरे हुए घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, अर्थात डिटेल्स में वो कुछ लिख नहीं पाएंगे। जस्ट वो क्या है, उसको टच करते हुए, वो जो सतही तौर पर उसको जो है स्पर्श करते हुए वो लोगों तक जो है अपनी बात को जो है वो जो है पहुंचा सकेंगे, वही ये बात बताते हैं। ठीक है, तो ये था अहमदनगर का किला।